हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ज्योमेट्री बनती है। हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्रीज देखी थी एंड उनके हाइब्रिडाइजेशन भी देखे थे कि इस ज्योमेट्री पर एक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन ये होता है। एंड कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था कि हमें वीबीटी क्या क्या एक्सप्लेन कर देती है, उन सबको हमने कंप्लीट कर लिया था। अब कुछ बातें जो है वो वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, उनको हम किससे एक्सप्लेन करते हैं? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के से एक्सप्लेन करते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे मोस्ट अवेटेड थ्योरी है कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री की, ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर इसको बैकबोन थ्योरी भी बोला जाता है, यानी ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बैकबोन थ्योरी भी है। तो आओ आज स्टार्ट करते हैं अपनी नई थ्योरी, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बहुत सारे अजम्पशंस हैं जिसके बेसिस पर ये वर्क करती है, जिसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन फोर्सेस के बेसिस पर वर्क करती है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, उस पर वर्क करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, और दूसरी बात, ये सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करती है। इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में एक फोर्स जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी नई थ्योरी, जिसका नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ओके, तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीएफटी बोलेंगे। क्लियर? अब देखो, सीएफटी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड जो होते हैं उनको पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। किसमें कंसीडर किया जाता है? पॉइंट चार्ज के रूप में कंसीडर किया जाता है। यानी सीएफटी एक सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स दोनों को ही एक किसमें कंसीडर करती है? एक पॉइंट चार्ज में कंसीडर करती है। यानी सीएफटी के अकॉर्डिंग मेटल्स भी क्या है, यानी सेंट्रल मेटल एटम भी एक पॉइंट चार्ज है और लिगेंड भी क्या है? एक पॉइंट चार्ज है। क्लियर? इसको पॉजिटिवली चार्ज बोला जाता है और इसको नेगेटिवली चार्ज बोला जाता है। यानी सेंट्रल मेटल एटम को एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया जाता है, जबकि लिगेंड को एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के रूप में कंसीडर किया जाता है। क्लियर? अब देखो, लिगेंड्स के हमारे पास में तीन टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं। एक होता है नेगेटिव लिगेंड्स, एक होता है पॉजिटिव लिगेंड्स और एक होता है न्यूट्रल लिगेंड्स। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड्स होंगे तो वो किस तरह से वर्क करेंगे? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर एक पॉजिटिव लिगेंड है या फिर न्यूट्रल लिगेंड है, वो किस प्रकार से नेगेटिव लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, उसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास में कोई न्यूट्रल लिगेंड है, जैसे सपोज कीजिए आपके पास में H2 है, तो उसको आप एक डाइपोल के रूप में कंसीडर करोगे। जो इसका नेगेटिव एंड होगा, जो इस डाइपोल का नेगेटिव एंड होगा, वो किसकी तरफ डायरेक्टेड रहेगा? इस सेंट्रल मेटल एटम यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या रहेगा? डायरेक्टेड रहेगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड है अगर, तो उसका नेगेटिव एंड किसकी तरफ डायरेक्टेड रहेगा? इस सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल NO+ हो गया, तो इसका जो नेगेटिव एंड होगा वो किसकी तरफ डायरेक्टेड रहेगा? इस सेंट्रल मेटल एटम पर डायरेक्टेड रहेगा। ठीक, अब देखो, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट साइन है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा और इसके कारण से ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? बॉन्डेड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है। ठीक है, जिससे उनकी बॉन्डिंग को हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कोई दूसरे बॉन्ड फॉर्मेशन को कंसीडर नहीं करती है। इसमें ये बोलती है, अब देखो, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। आप लोगों ने आयोनिक बॉन्ड पढ़ा होगा। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीएफटी क्या कंसीडर करेगी? इसको आयोनिक बॉन्ड को कंसीडर करेगी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती है कि कैसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा? एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये चीजें थी। अब देखो, आप लोगों के पास जैसे हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम्स होते हैं। हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर भी बात की थी कि जितना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का, उतना ही उसको डी ऑर्बिटल्स, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि आने वाला लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन स्फीयर को क्या कर सके? उसके अंदर रख सके और दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बन सके। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होगी। ऑर्बिटल्स की क्या होगी? स्प्लिटिंग होगी। अब ये स्प्लिटिंग कैसे होगी? कौन कौन इस स्प्लिटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और किस कारण से ये जो स्प्लिटिंग है वो अफेक्ट होगी, इन सभी को हम देखते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं वापस से स्प्लिटिंग को। अब देखो, स्प्लिटिंग देखने के लिए हमारे पास में एक डी ऑर्बिटल्स है। आपको पता है कि कितने डी ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 डी ऑर्बिटल्स आपके पास में होते हैं।
ठीक है, ये आपके हैं डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल, क्लियर है। ये आपके पास में क्या है, डी ऑर्बिटल्स। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें ये बताती है, देखो मैं छोटी सी बात बता देता हूँ आपको। इसके जो नोट्स है, मैं आपको थ्योरी पार्ट तो इसमें नहीं लिखवा रहा हूँ ना, आप लोग सोचोगे कि थ्योरी तो नहीं है, इसकी पूरी एक थ्योरी है जिसमें बहुत सारे assumptions हैं, उनको हमें लिखना होता है, ठीक है। तो जब मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का लास्ट लेक्चर आपको अपलोड करूंगा तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो उसमें आपको पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के आपको नोट्स मिलेंगे विद क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी आपको नोट्स लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ बस आपको उतना ही समझना है, ठीक है। तो देखो, और जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वो आपको लिखना है। ये हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स, ठीक। सीएफटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि यहाँ पे दो टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होता है। पहला होता है सिमेट्रिकल एंड दूसरा होता है नॉन सिमेट्रिकल। अब ये सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल क्या होता है, ये क्या फंडा है। देखो, सिमेट्रिकल का मतलब होता है लिगेंड जो होगा वो सेंट्रल मेटल एटम को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा या फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जब जनरेट होगा वो तब जनरेट होगा जब लिगेंड हर एक डायरेक्शन से सिमिलर अप्रोच कर रहे होंगे। क्लियर है भाई, अगर कोई एक हर एक डायरेक्शन से सेम अप्रोच आ रही है तो जो फील्ड क्रिएट होगा वो कौन सा फील्ड होगा, सिमेट्रिकल फील्ड होगा, क्लियर। और अगर हर एक डायरेक्शन से अलग अलग अप्रोच आ रही है तो वही कौन सा फील्ड होगा, नॉन सिमेट्रिकल फील्ड होगा, क्लियर। तो देखो, सबसे पहले ये माना जाता है कि जो लिगेंड की अप्रोच होती है वो हर एक डायरेक्शन से क्या होती है, सेम होती है। यानी वो हर एक डायरेक्शन से क्या करता है, सेम अप्रोच करता है। जब ये सेम अप्रोच करेगा तो यहाँ पे एक फील्ड जनरेट होगा, ये फील्ड जनरेट होगा। इस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोलेंगे, ठीक है। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगा। ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या काम करेगा, ये काम करेगा, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं जो कि कैसे हैं, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स हैं। डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स आपको पता ही होंगे, क्लास 11th के अंदर जब आप केमिकल बॉन्डिंग्स पढ़ते हो तब आपको बताया गया होगा कि डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। जिनकी एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, क्लियर। तो इनकी भी एनर्जी क्या है, सेम है। बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड, जब सिमेट्रिकल फील्ड आएगा तो क्या होगा, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी। क्यों होगी भाई, सिमेट्रिकल फील्ड ऐसा क्या काम करेगा कि पूरे सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करवा देगा। तो देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऐसा तो होगा नहीं कि पूरा डी ऑर्बिटल खाली होगा। इसे डी ऑर्बिटल्स के अंदर कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स फेल होंगे होंगे, है ना। डी जीरो तो कंडीशन होगी ही नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। और आने वाले लिगेंड्स के पास में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि वो खाली प्रोटॉन लेकर के आ रहा हो अपना, ठीक है। तो उसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके पास में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम के लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन से क्या होगा, पूरे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज, सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये जो सिस्टम है वो इस लेवल से ऊपर चला जाएगा, क्लियर। इस लेवल से क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये पूरा सिस्टम एनर्जी इंक्रीज होगी और ये इस लेवल पे चला जाएगा। लेकिन जो ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे, जो नोट करने वाली बात है यहाँ पे, वो ये है कि देखो, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर भी डीजेनरेट था और यहाँ पर भी डीजेनरेट, मतलब इसकी डीजेनरेसी क्या नहीं हुई है, डीजेनरेसी लॉस नहीं हुई है। तो डीजेनरेसी लॉस नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है, एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो जब सिमेट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है तो डीजेनरेसी लॉस नहीं होती है डी ऑर्बिटल्स की, लेकिन उनकी एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वो एक नेक्स्ट एनर्जी लेवल पर क्या हो जाता है, चले जाते हैं, ठीक है। तो देखो, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड। देखो, सिमेट्रिकल फील्ड को हम हाइपोथेटिकली मानते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि एक लिगेंड, मतलब बहुत सारे लिगेंड अलग अलग डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से सिमिलर अप्रोच कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या मानते हैं, हाइपोथेटिकली मानते हैं। तो हम लिखेंगे हाइपोथेटिकल due to presence of symmetrical field, hypothetical, the degeneracy of d orbital not
लॉस। ठीक है, जो डीजेनरेसी होती है वो नहीं, लॉस नहीं होती है, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं इसको हटा करके कि स्टिल दे आर डीजेनरेटेड, स्टिल दे आर डीजेनरेटेड, यानी इनकी डीजेनरेसी क्या नहीं हुई है, अभी भी लॉस नहीं हुई है। लेकिन लेकिन ध्यान दीजिए, देखिए मैं इसको थोड़ा सा रेज करता हूं, यहां पर क्या होगा कि सिमेट्रिकल फील्ड तो आ गया, सिमेट्रिकल फील्ड ने एनर्जी को इंक्रीज कर दिया, अब कौन आएगा, नॉन सिमेट्रिकल फील्ड आएगा। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन सिमेट्रिकल फील्ड, ठीक है, इनमें क्या होगी, ये जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ये डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट हो जाएंगे। मतलब ये जो इनकी एकता थी, यहां पर इनकी एकता बनी रही, यहां पर इनकी एकता बनी रही, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल फील्ड ने इनकी एकता को भंग कर दिया, मतलब इनकी एकता खत्म हो गई। ठीक है, तो इनकी एकता खत्म होने के कारण ये अलग अलग क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, यानी सेपरेट हो जाएंगे। अब हो सकता है इसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है, डिपेंड करेगा कि जो नॉन सिमेट्रिकल फील्ड है वो किस टाइप का है। अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो उसका अलग होगा, स्क्वायर प्लेनर है तो अलग होगा, टेट्राहेड्रल है तो अलग स्प्लिटिंग होगी। तो हमें 3 स्प्लिटिंग पढ़नी है, इसमें हम ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल को पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ बेसिक नॉलेज ले रहे हैं कि कैसे पॉसिबिलिटीज हो सकती है। क्या पता कि सारे के सारे डी ऑर्बिटल्स जो हों वो अलग अलग स्प्लिट हो जाए, अलग अलग एनर्जी लेवल पर चले जाए। हो सकता है 2 जो ऑर्बिटल्स है वो सेम एनर्जी पर हो, 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे हो, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि एक ये 2 अलग एनर्जी पे हो और 3 क्या हो, सेम एनर्जी पे हो। ठीक है, तो कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो डिपेंड करेगा इस पर कि हमारा जो नॉन सिमेट्रिकल फील्ड है वो किस टाइप का। ठीक है, अगर आपको इस पूरे को समराइज करना है तो मैं छोटी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ, स्टोरी से आपको इजीली समझ में आ जाएगा कैसे स्प्लिटिंग होती है, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी आपको। अब देखो, मान लीजिए कि 5 भाई, ठीक है, 5 भाई है, ये 5 के 5 भाई है। इन 5 भाइयों की क्या रहती है, हमेशा इनकी एनर्जी लेवल एकदम सेम है, मतलब सभी एक बेस पे है। ठीक है, ना कोई सबसे बड़ा है ना कोई छोटा है, मतलब ऐसा सब समान समान सोचते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी लेवल क्या है, सेम। लेकिन फिर क्या होता है, एक सिमेट्रिकल फील्ड आता है। कौन सा आता है, सिमेट्रिकल फील्ड आता है। जैसे आपने अपने आसपास देखा होगा कि एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, किसी को उकसाने का काम करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फील्ड भी क्या काम करेगा, इसकी एनर्जी को इंक्रीज करने का काम करेगा। लेकिन ये इतना पावरफुल नहीं होता है कि ये इनको स्प्लिट करवा सके। ठीक है, तो क्या होगा, ये इनकी एनर्जी को इंक्रीज करवा देगा, लेकिन अभी भी इनकी एकता इनके पास रहेगी, इनकी एकता कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, हाँ, एकता एक जैसे कहते हैं ना, एकता में शक्ति है, वो वाली एकता है। और जो आप समझ रहे हो वो नहीं है एकता कि एकता इनकी कहीं चली जाए। तो देखो, इनकी एकता अभी भी इनके पास में, लेकिन नॉन सिमेट्रिकल फील्ड आएगा और इनकी एकता को लेके चला जाएगा। ठीक है, नॉन सिमेट्रिकल फील्ड आएगा, इनकी एकता को लेके चला जाएगा। फिर चारों भाई, जो 5 भाई हैं, ये अलग अलग एनर्जी लेवल पर अलग अलग जगह पर स्प्लिट हो जाएंगे, सब अलग अलग रहने लगेंगे। ठीक है, अब पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो नॉन सिमेट्रिकल फील्ड आया है उसकी क्या क्या पावर है, उसके पास में कितनी पावर है कि ये सबको अलग अलग स्प्लिट करवाता है, या फिर 2 भाइयों को एक साथ, 3 भाइयों को एक साथ करवाता है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी, याद रहे तो भी बढ़िया है, नहीं याद रहे तो भी बढ़िया है। ठीक है, तो बस आप इतना सा ध्यान रखें कि इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है, ये मेथड होता है स्प्लिटिंग का। अब हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल अगर नॉन सिमेट्रिकल फील्ड हो, कि जो सिमेट्रिकल नॉन सिमेट्रिकल फील्ड की जो है वो ऑक्टाहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल के अंदर कैसे स्प्लिटिंग होती है उसको हम देखने वाले हैं, और जो स्प्लिटिंग एनर्जी है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो कर लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, पोज करके कर लिया करो आप लोग। देखो, अब हम बात करने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग। किसमें स्प्लिटिंग, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग। क्लियर, तो हेडिंग डालेंगे स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। है, समझ में तो आ रहा है आप लोगों को, चलो बढ़िया। अब देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो पहले अपन वो देख लेते हैं कि कुछ इस प्रकार से ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है, और इस तरीके से लिगेंड्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, ये लिगेंड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और 2 लिगेंड्स होंगे वो इस प्रकार से अरेंज होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार की ज्योमेट्री आती है,
ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री और ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। क्लियर है, इजीली समझ में आ रहा है। देखो मेरे पास में मल्टी कलर मार्कर नहीं है, इसलिए आपको लग रहा होगा कि ये क्या डायग्राम है, और थोड़ी मेरी ड्राइंग भी खराब है तो आपको लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, बट आप इजीली समझ सकते हो। ये एक प्लेन है, इसके ऊपर एक ट्राइंगल आएगा, एक नीचे ट्राइंगल आएगा, ठीक, समझ सकते हो ना। अब देखो स्प्लिटिंग को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो डी ऑर्बिटल्स है उनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, ठीक है। हमें पता है कि डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर जो होती है वो डबल डम्बल शेप होती है, लेकिन ये किस किस प्लेन पर लाई करते हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और ये 3 हो गए, 2 होते हैं इसमें, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 हमारे पास में डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अब हम अगर बात करें डी एक्स और वाई की, डी एक्स वाई की, तो ये एक्स एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस होगी, क्लियर। तो इसकी जो लोब होगी वो कहां पर लाई करेगी, बिटवीन द एक्सिस लाई करेगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां होगी, 2 एक्सिस के बीच में होगी, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में इसकी लोब क्या करेगी, लाई करेगी, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा, सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही होगा। बट अगर हम बात करें डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी कुछ इस तरह से आएगी, ये आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसकी जो लोब होगी वो कहां पर लाई करेगी, एक्सिस पर लाई करेगी। इस प्रकार से ये कैसा क्या बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और सिमिलरली अगर आपको डी जेड स्क्वायर भी बनाना हो तो डी जेड स्क्वायर आपका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये एक लोब जो होगी वो जेड एक्सिस पर लाई करेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक रिंग के फॉर्म के अंदर, रिंग के फॉर्म में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करेगी। देखो ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो ये इधर आने वाली कौन सी, वाई एक्सिस। तो जो रिंग की डेंसिटी रहेगी वो एक्स एक्सिस पर रहेगी और वाई एक्सिस पर रहेगी, ठीक है। तो अब देखो अगर हम बात करें इसी को वापस है कि ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है ना, इस तरह से क्या करेंगे, लिगेंड्स होंगे वो अप्रोच करेंगे, क्लियर। अब देखिए अगर मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करता हूं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, मैं इसको एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं और इसको वाई एक्सिस कंसीडर कर रहा हूं, और ये आपकी हो जाएगी जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखो लिगेंड, जो लिगेंड इस एक्सिस के अक्रॉस अप्रोच करेंगे, जो लिगेंड एक्सिस के अक्रॉस अप्रोच करेंगे, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन्स और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स एक्सिस पर लाई करती है उनके इलेक्ट्रॉन, समझ पा रहे हो। लिगेंड जो होंगे जो एक्सिस के अक्रॉस अप्रोच करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन, उस लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स, और जो सेंट्रल मेटल एटम के ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लोब्स एक्सिस पर लाई करती है, कुछ इस प्रकार से देखो, जिनकी लोब एक्सिस के अक्रॉस लाई कर रही है, यानी ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो लोब्स हैं वो एक्सिस के अक्रॉस लाई कर रही है, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सिस के अक्रॉस अप्रोच कर रहे हैं, और ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी लोब्स जो है वो कहां लाई कर रही है, एक्सिस पर लाई कर रही है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, उनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा रिपल्शन होगा, यानी वो ये जो ऑर्बिटल्स होंगे जिनकी लोब्स कहां पर लाई कर रही है, एक्सिस पर लाई कर रही है, वो ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, यानी इन पर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इन पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इनकी एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जबकि इन पर रिपल्शन क्या होगा, कम होगा, इन पर रिपल्शन ज्यादा होगा, इन पर रिपल्शन कम होगा। तो ये एनर्जी लेवल में ऊपर चले जाएंगे और ये एनर्जी लेवल में क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से होगी। तो आपको ये थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो ऑर्बिटल्स, जिन ऑर्बिटल्स की लोब्स एक्सिस के अक्रॉस लाई, एक्सिस पर लाई करती है, तो उनके पास में ज्यादा रिपल्शन फील होगा, जिनकी लोब्स बिटवीन द एक्सिस लाई कर रही है उन पर रिपल्शन कम फील होगा, ठीक है। अब देखते हैं स्प्लिटिंग को, किस प्रकार से स्प्लिटिंग होगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, अगर आपने नहीं भी उतारा तो 10 सेकंड पीछे करके आप उसको क्या कर सकते हो, पॉज करके देख सकते हो। अब देखो, अब हमारे पास में ये डी ऑर्बिटल्स, ये डी ऑर्बिटल, ठीक है। मैं इसके नाम लिख देता हूं ना आप लोगों के लिए इजी रहेगा। मान लो ये आपका डी एक्स वाई हो गया, ये डी वाई जेड हो गया, ये डी एक्स जेड हो गया,
ये आपका हो गया डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये आपका हो गया डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या आएगा, सिमेट्रिकल फील्ड आएगा। सिमेट्रिकल फील्ड से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज होगी पूरे सिस्टम की, लेकिन डी जनरेट नहीं होंगी, जो मैंने कहानी आपको बताई थी। तो यहाँ पे क्या होगा कि ड्यू टू, या हम लिख सकते हैं सिमेट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सिमेट्रिकल फील्ड प्रेजेंट होगा तो इनकी क्या नहीं होगी, डीजनरेशन नहीं होगी, डीजनरेशन अभी भी बनी रहेगी, लॉस नहीं होगी। लेकिन अब क्या आएगा, नॉन सिमेट्रिकल फील्ड आएगा। कैसा फील्ड आएगा, नॉन सिमेट्रिकल फील्ड आएगा, और इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करवा देगा। इन ऑर्बिटल्स की क्या करवा देगा, स्प्लिटिंग करवा देगा। क्लियर। अब देखो, अब जो सिनेरियो यहाँ पे बनने वाला है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बेस लाइन है, ये जो मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस को हम बोलते हैं, ये जो मेन एक्सिस आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। कौन सा सेंटर, बेरी सेंटर, है ना। बेरी सेंटर समझ में आ रहा है, या फिर मेन एक्सिस में बोल सकते हैं। तो जो स्प्लिटिंग होगी वो इस प्रकार से होगी, कुछ ऑर्बिटल्स ऊपर चले जाएंगे, इस बेरी सेंटर से ऊपर चले जाएंगे, और कुछ ऑर्बिटल्स इस बेरी सेंटर से नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो दो ऑर्बिटल्स होंगे वो इस बेरी सेंटर से क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। कौन कौन से होंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और तीन ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। इसमें ये कौन सा होगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वायर, सॉरी डी एक्स जेड। ठीक है, तो ये तीन ऑर्बिटल्स क्या होंगे, इस बेरी सेंटर से नीचे आ जाएंगे, और ये दो ऑर्बिटल्स जो होंगे बेरी सेंटर से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस इन ऑर्बिटल्स और इन ऑर्बिटल्स के जो बीच का जो एनर्जी गैप रहेगा, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ। क्या बोलते हैं, डेल्टा ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, जब हम टेट्राहाइड्रल पढ़ेंगे तो डेल्टा टी लिखेंगे, जब हम स्क्वायर ब्रैकेट में पढ़ेंगे तो डेल्टा एस लिखेंगे। तो ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहाइड्रल। ठीक, ये इक्वल होता है 10 डीक्यू के। किसके, 10 डीक्यू के। बेसिकली ये एक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन के लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाने के लिए। मतलब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर जाएगा तो उसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, जो कैलकुलेटेड होती है, वो कितनी होती है, डेल्टा नॉट होती है, या फिर उसके इक्वल होती है 10 डीक्यू के इक्वल होती है। इस एनर्जी को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर भेजने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी डेल्टा नॉट के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के लिए अलग अलग हो सकता है, डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में। ठीक, खैर वो आपसे पूछेगा नहीं इतना। ठीक है, अब देखो इस बेरी सेंटर से ये जो ऑर्बिटल्स है ये कितना ऊपर गए हैं इसके बारे में हम बात करें तो ये होते हैं 3/5 डेल्टा नोट, यानी ये बेरी सेंटर से 3/5 डेल्टा नोट ऊपर गए हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं 0.6 डेल्टा ओ कितना ऊपर गए। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये कितना नीचे गए हैं, 2/5 डेल्टा ओ। ठीक है, इतना क्या गए हैं, नीचे गए। ठीक है, इसके आगे हम साइन लगाएंगे माइनस का। बेसिकली ये माइनस साइन हमें ये डिनोट करेगा कि ये ऑर्बिटल्स बेरी सेंटर से नीचे आए, यानी इस एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए ये इतना नीचे आए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन हमें ये बताएगा कि बेरी सेंटर से नीचे आए हुए ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो होता है। ये आप एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हो, और ये जो एनर्जी गैप है और ये जो एनर्जी गैप है ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री के अंदर क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, ईजी ऑर्बिटल्स। और इन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, ईजी ऑर्बिटल्स का मतलब होता है इक्वली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, और T2G ऑर्बिटल्स का मतलब होता है ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। कैसे, ट्रिपली डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, एक ऑक्टाहाइड्रल फील्ड्स के अंदर स्प्लिटिंग होती है जिसमें इजी ऑर्बिटल्स बेरी सेंटर से ऊपर चले जाते हैं, और T2G ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो बेरी सेंटर से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के अंदर क्या होगा। ठीक है, कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट है तो वीक फील्ड लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो क्या होगा। अब देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देते हैं। वीक फील्ड लिगेंड्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाते। इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कौन करेगा, इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेगा ये पूरा का पूरा स्प्लिटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखो सपोज कीजिए आपके पास में 4 ऑर्बिटल्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या एक बार आप इसको कॉपी कर लीजिए, उसको हम थोड़ा वापस से चेक करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को रफ करना पड़ेगा इसमें, तो मैं इसको रिलीज कर देता हूँ, बाकी और मेरे को कुछ नहीं चाहिए रिलीज करने के लिए। तो देखो हम यहाँ पे 2 केस लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वगैरह है। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि आपके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करनी है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये D2G और ये EG ऑर्बिटल्स, 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन फिल किए, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 एंड 4। अब देखो ये जो एनर्जी गैप है, अगर इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल को पार करके इसमें चला जाता है तब तो पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन ये जो एनर्जी गैप होता है ये बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इस यहां से उठ करके इस ऑर्बिटल्स में नहीं जा सकता। ठीक है भाई, क्यों जाएगा? क्योंकि ये इतनी एनर्जी खर्च करके अगर इस ऑर्बिटल्स में जाएगा, इससे अच्छा तो ये क्या कर ले, पेयरिंग ही कर ले। ठीक है, जबकि यहां पर क्या होगा कि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये जो एनर्जी गैप जो होगा वो कम होगा, इस एनर्जी गैप को वो इजीली क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो जो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देते हैं, वीक फील्ड लिगेंड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करवा पाते। तो उसका मेन रीजन ये है कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं तो ये जो एनर्जी गैप होता है वो ज्यादा होता है, जबकि जब वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस होती है वो क्या होता है, एनर्जी गैप कम होता है। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, और इसको हम लिखेंगे डेल्टा नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनर्जी आती है जिसको हम बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। कौन सी आती है? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? पेयरिंग एनर्जी वो होती है कि इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं। अब देखो ये जो एनर्जी लेवल होगा, ये एनर्जी लेवल अगर पेयरिंग एनर्जी लेवल से ज्यादा है, यानी आपने पेयरिंग एनर्जी के लिए जितनी एनर्जी दी है उससे ज्यादा एनर्जी गैप है, तो इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल को पार नहीं कर पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। बट अगर पेयरिंग एनर्जी जितनी उसकी पेयरिंग एनर्जी है उससे कम वो एनर्जी गैप है, तब उसकी पेयरिंग नहीं होगी। तब क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आगे जाकर के उस ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इस हिसाब से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस और वीक फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, एंड वापस से हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें हम पेयरिंग एनर्जी को वापस से पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वापस से पेयरिंग एनर्जी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, कैसे ये इसका ऑर्डर हम लिख सकते हैं पेयरिंग एनर्जी का, और किस प्रकार से हम देखो। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम वापस से पेयरिंग एनर्जी को स्टार्ट करेंगे कि पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, और उसके बाद में ये जो एनर्जी गैप है इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को हम नेक्स्ट लेसन के अंदर या फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।